वेलकम बैक बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ ज्योमेट्री पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। ठीक है, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है लेकिन क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व किए हैं। तो आज के लेक्चर के बाद मैं चाहूँगा कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज का लेक्चर पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर भी विजुअलाइज कर सकते हो कि ये जो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, इसको एक वेक्टर भी आप समझ सकते हो जिसका मैग्नीट्यूड आपका ये है मॉड ऑफ z और इसका डायरेक्शन क्या है, ये एंगल थीटा फ्रॉम x एक्सिस। तो ये z क्या हो गया, एक तरह से ये वेक्टर भी हो गया, ये वेक्टर। ठीक है, तो अगर आप इसको इस वेक्टर की तरह एनालाइज कर, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर की तरह देख रहे हो तो इससे अपने को कुछ फ़ायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये Z2 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कीजिए ये Z2 है, x2, y2 और ये आपका x1, y1 था Z1। ठीक है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z1 x1 प्लस i y1 और Z2 हो गया x2 प्लस i y2। तो इसको एज अ वेक्टर देखोगे तो ये वेक्टर हो गया। तो Z2 माइनस Z1 वेक्टर क्या होगा, आपने वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ा होगा, ये आपका Z2 माइनस Z1 वेक्टर हो जाएगा। यानी Z2 माइनस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये वाला होगा। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम लोग किस पे देखते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, यानी इसको आप पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले आओ और उतना ही लेंथ ड्रॉ कर दो, तो ये आपका जो वेक्टर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ये Z2 माइनस Z1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। यानी इसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है यानी नीचे वाला, ये उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। तो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 क्या होगा, यानी ये वाली लेंथ होगी, यानी इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो डिस्टेंस फार्मूला आपका यहाँ से निकल के आ जाता है कि अगर पॉइंट एक Z1 है कॉम्प्लेक्स प्लेन में और एक Z2 है, तो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। और आप Z2 माइनस Z1 का मॉड निकालोगे तो क्या आएगा, Z2 माइनस Z1 क्या होगा, Z2 माइनस Z1 होगा आपको x2 माइनस x1 है ना, प्लस i y2 माइनस y1, यही होगा। और इसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका मॉड आ जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला भी यही होता है। तो सही बात है, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 है, जो यही आना चाहिए था। तो इससे आपका डिस्टेंस फार्मूला निकल आया। ठीक है, सिंपल सा था। यानी ये जो डिस्टेंस है इसको आप मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 लिख सकते हो। तो ये भी आप देखो यहाँ पे Z1 Z2 और Z2 माइनस Z1 एक ट्रायंगल बनाता है, एक ट्रायंगल बना रहा है और इसमें भी ट्रायंगल की इनइक्वालिटी आपकी सही होगी। ट्रायंगल तभी बनेगा जब मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 यानी सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड Z2 माइनस Z1। ठीक है, उसी तरह हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था क्लास 10th में। सेक्शन फार्मूला आप यहाँ पे भी देख लो कैसा होगा कि सपोज़ कीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है जो इसको m:n रेशियो में बांट रहा है। तो Z क्या हो जाएगा, mZ2 प्लस nZ1 अपॉन m प्लस n, यानी mZ2 प्लस nZ1 अपॉन m प्लस n। एक ही फॉर्मूला से दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएगा x, y। अगर रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करो, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से इक्वेट करो, तो आपका वही फार्मूला आ जाएगा जो आप क्लास 10th में पढ़ते थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, जब m और n 1 1 हो, यानी Z1 प्लस Z2/2, ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 और Z2 के मिड पॉइंट में है। ठीक है, तो यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम भी आ गया। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला भी लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला भी लगेगा। समझ में आ रहा है। अब अगला जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ वो है इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल क्या होगा उसका इक्वेशन, ये बड़ा इंट्यूटिव होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। सर्किल लोकस वो होता है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कोई अगर सपोज कीजिए ओरिजिन ही मानते हैं एक पॉइंट है, तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो ये z माइनस दिस, ये उसका डिस्टेंस हो गया 0 से, यानी अगर z है तो मॉड ऑफ z माइनस 0 जो मॉड ऑफ z ही हो गया, ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। और ये अगर कांस्टेंट कुछ r हो जाए, यानी r कांस्टेंट हो जाए, तो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया जिसकी रेडियस r है, यानी ये डिस्टेंस r है, यानी इस पूरे सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका मॉड क्या आएगा, r आएगा, यही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम है r है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया, मॉड z इक्वल्स टू r विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल्स टू r। ठीक है। अगर इसी को जनरलाइज कर दें कि मॉड ऑफ z माइनस z नॉट, कोई फिक्स्ड पॉइंट है z नॉट, उससे अगर दूरी इसकी r है, तो इक्वेशन ऑफ ये सर्किल हो गया जिसका सेंटर z नॉट है और रेडियस r है। यानी सपोज कीजिए कि z नॉट पॉइंट कहीं यहाँ था, यह आपका z नॉट है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और सपोज कीजिए एक पॉइंट था आपका z नॉट z, और ये सपोज कीजिए ये दूरी आपकी थी r, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, z माइनस जेड नॉट का मॉड r आ जाएगा। और एक सर्किल बनाएं अगर इस तरह से, तो इस सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स हैं z, सब की दूरी इस z नॉट से क्या होगी, r ही होगी। तो यानी ये जो इक्वेशन है वो इस सर्किल की है जिसका सेंटर z नॉट है और रेडियस r है, क्योंकि इसके सारे पॉइंट जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि z माइनस जेड नॉट, यानी कोई z सपोज कीजिए यहाँ पे है, तो इसकी दूरी z नॉट से क्या होगी, यही होगी r, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z था, ठीक है, और ये z माइनस जेड नॉट इज r, तो ये पूरा सर्किल का इक्वेशन हो गया। तो इसका बहुत यूज़ आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इतने सारे आते हैं z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू r से कि पूछिए मत, तो इसको ध्यान में रखिए। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ठीक है, जिसमें आपका z आपको ऐसा दिखेगा, z नॉट आपका ऐसा दिखेगा और सर्किल आपका ऐसा दिखेगा। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला एक वेक्टर समझिए, ये क्या है, z माइनस जेड नॉट है। अगर z माइनस जेड नॉट कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, यानी इसको अगर इस पर प्लॉट करेंगे तो इसके पैरेलल आप ओरिजिन से जोड़ के यहाँ प्लॉट कर दीजिए। ये एक्चुअली में z माइनस जेड नॉट वेक्टर है, लेकिन अगर वेक्टर है तो अपन उसको कहीं भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा उसको, उसके पैरेलल उतना ही लेंथ लेके आप कहीं भी लिख सकते हैं, तो वो भी वेक्टर, वही सेम वेक्टर होता है। तो जब z को कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर आप विजुअलाइज करोगे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वेक्टर के फॉर्म में, वो वही यहाँ पे है, सेम लेंथ और उसी के पैरेलल, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टर। लाइन मतलब लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर के, सपोज कीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर था ये z1, कोई फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z2, ठीक है। इसका ये मिड पॉइंट है और हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, सपोज कीजिए ये z है, तो इसकी दूरी यहाँ से क्या होगी और यहाँ से क्या होगी, सेम होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो सेम दूरी पे होता है, ठीक है ना। तो यानी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, z माइनस जेड वन का मॉड, यानी ये वाली दूरी, ये क्या है, z माइनस जेड वन का मॉड है, और ये वाली दूरी क्या है, z माइनस जेड टू का मॉड, दोनों इक्वल होगा, इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस जेड टू। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन मॉड ऑफ z माइनस जेड टू इक्वल्स टू 1। अब दोनों पे मॉड अलग अलग दिया हुआ, अपन पूरे पे एक साथ भी लिख सकते हैं, ये सेम चीज़ होता है, आपको पढ़ाया था। यानी मॉड ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट z1 z2, z1 z2 का जो लाइन सेगमेंट है उसका जो बाइसेक्टर है, इसका इक्वेशन आपका ये होगा। तो इसको ध्यान में रखिए, इसका भी बहुत यूज़ पड़ता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ
लाइन बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर डाउट्स हैं कहीं पे तो कमेंट्स में लिखिए, अगले लेक्चर में मैं फिर पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।